आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे एक एक करके उनको देखेंगे। सबसे ज़रूरी प्रश्न में से एक तो प्रश्न ये बनेगा कि आपका फीफा विश्व कप 2022 हाल ही में संपन्न हुआ है, इसके बारे में फैक्ट जमा करेंगे। दूसरी योजना है नमामि गंगे परियोजना, अभी चर्चा में है, क्यों चर्चा में है वो भी देखेंगे। गोवा का मुक्ति दिवस अभी मनाया गया और साथ ही साथ मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब भारत ने जीता हुआ है, भारत की सरगम कौशल ने जीता हुआ है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है, देखेंगे इसके बारे में भी। और साथ ही साथ वैज्ञानिक शोध पत्रों में भारत का स्थान क्या रहा, इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ आज कवर अप करेंगे। तो बात करेंगे पहले प्रश्न के ऊपर कि अभी हाल ही में COP15 जो COP15 सम्मेलन है, इसका जो आयोजन किया गया है, आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के भीतर। और मॉन्ट्रियल शहर में निर्णय लिया गया है अभी हाल ही में, जो जैव विविधता के ऊपर सम्मेलन बुलाया गया, यहाँ ये कहा गया कि नमामि गंगे परियोजना जो है दुनिया की शीर्ष 10 परियोजनाओं में से एक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है नमामि गंगे परियोजना के लिए कि दुनिया की शीर्ष 10 परियोजनाओं में ये एक परियोजना ऐसी है जो शामिल की गई है, भारत की परियोजना। ध्यान रखना नमामि गंगे के बारे में अगर मैं बात करूं तो नमामि गंगे जो परियोजना है वो वर्ष 2014 में शुरू करी गई एक परियोजना थी। ध्यान रखना भारत सरकार की जब नई सरकार बनी, या ऐसे कह सकते हैं नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की नई सरकार बनी, तो कुछ योजनाएं ऐसी थीं जो बहुत ही प्राथमिकताओं के साथ लॉन्च करी गई थी, चाहे इनमें आपका जनधन भारत हो या आपका जनधन खातों संबंधित हो, जनधन खाते जो खोले गए प्रधानमंत्री जनधन खाते, या स्वच्छ भारत अभियान की बात करूं तो ये मिशन कुछ ऐसे थे जो बहुत ही जोर शोर के साथ 2014 में ही शुरू किए गए थे। 2014 में ही एक परियोजना थी नमामि गंगे, जिसका उद्देश्य यही था कि जो गंगा है हमारी, इस गंगा को स्वच्छ किया जाए और बेहतर किया जाए, इसी के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था। और आज जो COP15 का आयोजन किया जा रहा है, इसमें नमामि गंगे परियोजना दुनिया की टॉप 10 परियोजनाओं में से शामिल करी जाने वाली एकमात्र भारत की परियोजना बन गई है। ये सम्मेलन, ध्यान रखना, ये सम्मेलन बुलाया गया जैव विविधता के ऊपर कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसकी अध्यक्षता कर रहा है चीन। तो ये ध्यान रखना, चीन की अध्यक्षता में COP15 को बुलाया गया है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, उम्मीद करूंगा आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है कब? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को मनाया गया। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने सन 2000 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम प्रवासियों के लिए एक विशेष रूप से एक दिन मनाएंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में होगा। अगर मैं बात करूं दुनिया में प्रवासियों की संख्या के लिए, तो दुनिया में लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा अभी वर्तमान में प्रवासी निवास करते हैं, जो कि कुल जनसंख्या का कुल 3% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल 3% है, लेकिन जो वैश्विक GDP में इनका योगदान है वो 10% है। तो वैश्विक GDP के भीतर, यानी कि जो आपका सकल घरेलू उत्पाद में दुनिया में 10% की भागीदारी निभाते हैं कौन? प्रवासी, जो माइग्रेंट हैं। ध्यान रखना, इसके बाद जो थीम रही है डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस फॉर ऑल, ये 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम रही है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि जनवरी में 9 जनवरी के दिन राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी भारत आए हुए थे। तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी जो फैक्ट आपको मैंने बताया वो आपको बता दिए हैं कि क्या क्या फैक्ट हैं, कितनी जनसंख्या लगभग प्रवासी है, और कुल कितनी विश्व की प्रतिशत के आधार पर, और GDP में उनका योगदान क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो अभी हाल ही में खिताब जीता हुआ है, इस खिताब को जीता हुआ है सरगम कौशल जी ने। सरगम कौशल के बारे में ध्यान रखना, सरगम कौशल का संबंध जो है वो है श्रीनगर से, या ऐसे कह सकते हो जम्मू एंड कश्मीर से इनका संबंध है। जम्मू एंड कश्मीर से इनका संबंध है। पेशे से बहुत दिनों तक इन्होंने अध्यापन किया और उसके बाद में इन्होंने मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाया। लॉस वेगस में अभी हाल ही के भीतर, लॉस वेगस, अमेरिका के लॉस वेगस में मिसेज वर्ल्ड के इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, या मिसेज वर्ल्ड 2022 के खिताब का आयोजन किया गया था, जिनमें अलग अलग देशों की तकरीबन 63 ऐसे देश थे जहां की विश्व सुंदरियों ने, ऐसे कह सकते हैं कि सुंदरियों ने पार्टिसिपेशन किया, और इसके भीतर भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। चलिए, ये पिक्चर देख पा रहे हो, यही है मिसेज आपकी मिसेज वर्ल्ड, यानी कि सरगम कौशल जी। चलिए, एक बात और आपको मैं बताता हूँ, आपको मोटी मोटी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या और इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले भारत ने 2001 में, या भारत की 2001 में नाम है डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर। डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने इससे पहले मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था। गोवित्रिकर ने इससे पहले 2001 में खिताब जीता था। तो ये ध्यान रखना कि लगभग 21 वर्ष बाद भारत में दोबारा खिताब सरगम कौशल ने जीत करके भारत लाई हैं। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक शोध पत्रों में, या वैज्ञानिक पत्रों में प्रकाशन में भारत जो है वो
तीसरे स्थान पर रहा है। अभी अपने आप में उपलब्धि है। अभी हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया। इसमें यह कहा गया कि वैज्ञानिक पत्रों को जारी करने में भारत क्रमशः चीन और अमेरिका के बाद, यानी कि चीन पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। इसके बाद जो रहा हुआ है वो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अगर मैं ठीक ठाक अगर ये कहूँ कि भारत के इसमें सुधार हुआ है, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत 2007 में, वर्ष 2007 में इसके भीतर जो रैंक थी वो बहुत ही ख़राब थी। 2007 में 2010 के भीतर, और की बात बता रहा हूँ आपको। 2010 में भारत की जो रैंक थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आता था। लेकिन अब शोध पत्रों में सुधार हुआ। जो PhD स्कॉलर हैं उन्होंने ज़्यादा अपने कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पत्र प्रस्तुत किए हुए हैं। तो भारत ने 2020 के भीतर जो कुल 1,49,213 वैज्ञानिक पत्रों को जारी किया हुआ है। तो ध्यान रखना कि 1,49,213 वैज्ञानिक पत्रों को भारत ने जारी किया हुआ केवल 2020 के भीतर। तो वैज्ञानिक पत्रों को या वैज्ञानिक शोध पत्रों को जारी करने में भारत तीसरे स्थान पर है। जारी कौन कर रहा है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 पर कौन है? चीन। नंबर 2 पर आपका अमेरिका। नंबर 3 पर भारत। अगला क्वेश्चन है कि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। देखिए जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पुर्तगीज क्विट गोवा। तो गोवा को मुक्त कराने के लिए पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय, वैसे तो नेहरू को बड़ा उदारवादी कहा गया, लेकिन ऑपरेशन विजय एक कठोर कहीं ना कहीं निर्णय था नेहरू सरकार के लिए। तो 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। इससे हुआ ये कि गोवा को अधिकार से पुर्तगालियों के मुक्त करा लिया गया। तो अगर मैं बात करूं पुर्तगालियों के अधिकार की, तो 1400 वैसे तो हम पढ़ते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था कालीकट के तट के ऊपर। लेकिन वास्को डी गामा का अधिकार करने में कोई अधिकार नहीं रहा कि नहीं इसने कोई अधिकार पत्र शामिल किए हो या अधिकार किसी क्षेत्र के ऊपर कर लिया हो। अधिकार के लिए वर्ष 1510 में फ्रांसीसी गवर्नर पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क जिम्मेदार माना जाता है कि अल्बुकर्क ने पहली बार गोवा के ऊपर अधिकार कर लिया और गोवा को अपना केंद्र बिंदु बना लिया। इसके अलावा दमन द्वीप, गोवा, दादरा नगर हवेली और अंजे दीवा द्वीप के ऊपर भी इन्होंने अधिकार कर लिए थे। जो ये ऑपरेशन चलाया गया विजय, ये टोटल 36 घंटे का संचालित किया गया था और 36 घंटे में गोवा को आज़ाद करा लिया गया था। 2011 में जब 50 साल पूरे हो गए तो उसके बारे में विशेष डाक टिकट जारी की गई थी इसके बारे में, गोवा मुक्ति के ऊपर। हाँ, एक बात और बताना आपको जरूरी पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना कि वर्ष 1987 में दमन द्वीप से पृथक करके गोवा प्रॉपर राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। आज़ाद कब कराया गया? 1961 में। और 1987 में दमन द्वीप से पृथक रूप में गोवा को स्वतंत्र रूप से एक नया राज्य बनाया गया था, उन दमन और दीव से अलग करके 1987 के भीतर। अगर मैं बात करूं गोवा की, तो गोवा एक शुरू समय में 1370 में, वर्ष 1370 के ड्यूरेशन में, 1370 ईस्वी की ड्यूरेशन में ये विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बाद में ये गोवा बीजापुर रियासत के भीतर भी रहा या बीजापुर के अधीन भी रहा और बाद में ये पुर्तगालियों के अधीन चला गया। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, गोवा का एक प्रॉपर सर्किल रहता है। ठीक है, गोवा की राजधानी है पणजी, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके खिताब जीत लिया हुआ है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को जो हराया हुआ है वो हराया हुआ है 4-2 से। तो 4-2 से कहीं ना कहीं अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया है। फ्रांस की जब मैं बात करता हूँ तो फ्रांस, ध्यान रखना, 2018 का जो आपका फीफा विश्व कप रूस में आयोजित किया गया था उसका विजेता रहा था कौन? फ्रांस। और अब की बार ये उप विजेता रहा हुआ है। क्रमशः 1, 2, 3 की बात करूं तो अर्जेंटीना नंबर 1 पर रहा, नंबर 2 पर फ्रांस रहा और नंबर 3 पर रहा है क्रोएशिया। और 2018 में यही क्रोएशिया इसका उप विजेता रहा था। तो क्रोएशिया 2018 में उप विजेता, और वर्तमान में अगर बात करूं तो ये तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये लियोनेल मेसी हैं, ये कहीं ना कहीं स्टार एक फुटबॉलर हैं, आप सब जानते हैं इनके बारे में। कुछ फैक्ट हैं फीफा विश्व कप के बारे में, वो मैं आपको बता दूं क्या क्या फैक्ट हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इसका आयोजन अब की बार कतर में किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही रहेगा कि इसका आयोजन कतर में किया गया था। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया? कतर में किया गया। बाकी ध्यान रखना फीफा का इस बार का जो विश्व कप था इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था लाइव था। तो ध्यान रखना फीफा का शुभंकर इस बार का क्या रहा? तो फीफा का शुभंकर लाइव रहा। अन्य फैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना ये आपका कुछ फैक्ट है, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन सीधे बनेंगे कि बताइए हाल ही में एक बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार है गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? तो ध्यान रखना गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे, पूरा नाम है किलियन या पूरा नाम मैं कहूँ तो किलियन
एम्बप्पे, किलियन एम्बप्पे को दिया गया। इनका संबंध फ्रांस से है और इन्होंने कुल 8 गोल दागे पूरे टूर्नामेंट में, तो इसलिए गोल्डन बूट अवार्ड उसे दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल दागता है। तो फ्रांस से ही हैं ये, 8 गोल दागे किलियन एम्बप्पे ने। इसके अलावा सिल्वर बूट लियोनेल मेसी ने जीता, इन्होंने 7 गोल मारे हुए हैं, अर्जेंटीना से ही खेलते हैं, ध्यान रखना। ऊपर पिक्चर भी आप लोगों ने देखी, तो ये गोल्डन बूट अवार्ड की फोटो है, ठीक है। इसके अलावा ब्रॉन्ज बूट के बारे में बात करें तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं ओलिवियर गिराउंड और इसके अलावा जूलियन अल्वारेज, ये अर्जेंटीना से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये सीधी बात अगर मैं ये कहूँ तो फ्रांस और अर्जेंटीना का प्रॉपर दबदबा रहा फीफा विश्व कप के बारे में। और अगर अर्जेंटीना की मैं बात करूं तो अर्जेंटीना का यह अब की बार तीसरा खिताब है। इससे पहले जो खिताब जीता था वो जीता था 1778 में, माफ़ी चाहूँगा 1978 में, और इसके बाद जो खिताब जीता वो 1986 में जीता। सबसे ज़्यादा जो खिताब जीतने का रिकॉर्ड है वो है ब्राज़ील के पास, ब्राज़ील ने कुल 5 बार रिकॉर्ड खिताब जीता हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कई बातें मैं आपको ऐसे बताता हूँ। फीफा का मुख्यालय आपका ज्यूरिख या लुसाने स्विट्जरलैंड के भीतर है। लुसाने एक बेसिकली ज्यूरिख के भीतर एक शहर है और साथ ही साथ इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्पसंख्यकों के अधिकार दिवस के लिए 18 नवंबर को विशेष दिन का आयोजन किया गया और इस दिन को कहा गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। माइनॉरिटी के राइट्स के लिए 18 दिसंबर पूरी तरीके से समर्पित है। अगर भारत में बात करूं कि माइनॉरिटी कौन कौन है और माइनॉरिटी के लिए क्या क्या कमीशन कैसे काम करता है, तो ध्यान रखना इस बात को कि माइनॉरिटी इन इंडिया, माइनॉरिटी में मुस्लिम, या ऐसे सीधे में कहूँ तो हिंदू को छोड़ दिया जाए, हिंदू को दरकिनार कर दिया जाए, तो बाकी शेष जो हैं वो माइनॉरिटी हैं। इनमें नंबर 1 पर है मुस्लिम, जिसकी जो जनसंख्या में 14.2 का रेशियो है, क्रिश्चियन 2.3, सिक्स 1.7, बुद्धिस्ट 0.7, जैन 0.4%, पारसी जो हैं 0.06, यानी कि सबसे कम जो हैं वो हैं आपके पारसी। वर्ष 1992 में 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग बनाया गया था, केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ध्यान रखना, न्यायमूर्ति, पहले अध्यक्ष बनाए गए थे न्यायमूर्ति खान साहब। तो न्यायमूर्ति खान साहब वर्तमान में इसके पहले तत्काल समय में पहले थे। और वर्तमान में की बात करूं तो इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में क्या हैं, आपके अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। और ज़रूरी बात एक और मैं बताऊंगा आपको, जैन अल्पसंख्यकों में शामिल होने वाला सबसे अंतिम अल्पसंख्यक समुदाय था। तो ये आपसे प्रश्न ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, इसके बारे में आप लोग बातें ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीएसटी 48वीं जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन निर्मला सीतारमण, ये हैं निर्मला सीतारमण, हमारी ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में 48वीं जीएसटी जो परिषद बैठक करी गई है ये नई दिल्ली में की गई है। देखिए जीएसटी काउंसिल की बैठक क्यों होती है, जीएसटी के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, या क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है, सारी बातें ये इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी देखो जीएसटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो जीएसटी यानी कि आई कब थी, तो जीएसटी जो आने का काम किया गया था वो 1 जुलाई 2007 में की गई थी, 2017 में। इसीलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बाकी जीएसटी का जो हमने मॉडल अपनाया वो अपनाया कनाडा से, और दुनिया में पहली बार जीएसटी लागू हुई थी वो कहाँ से लागू हुई थी, वो लागू हुई थी फ्रांस शहर के भीतर या फ्रांस से भीतर से लागू की गई थी। भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई थी, तो भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी असम के भीतर। जीएसटी की स्लेब्स के बारे में बात करें तो 0, 5, 12, 18 और 28 ये टोटल दरें हैं किसके, जीएसटी के बारे में। तो ध्यान रखना 0, 5, 12 और 18, 28 ये जीएसटी की दरें हैं। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा जीएसटी से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन ही मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि गतिशक्ति रेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भारत के रेल मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी को बनाया गया है। बाकी ध्यान रखना गतिशक्ति रेल विश्वविद्यालय है कहाँ पर, तो यह है वडोदरा के भीतर, गुजरात के वडोदरा के भीतर है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें नियुक्ति सौंपी हुई है। ध्यान रखना कि गति शक्ति रेल विश्वविद्यालय पहले इसका अकेला नाम रेल विश्वविद्यालय था और इसे 2 जुलाई 2022 में ही क्या दिया गया है, इसे केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है जुलाई 2022 में ही। आशा करूंगा आपको ये प्रश्न समझ में आया हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और कि गति शक्ति योजना जो है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2021 में शुरू की गई थी, इससे संबंधित है, तो ध्यान रखना। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो सेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।